हेलो एवरीवन, वेलकम इन लॉ स्कोप जुडिशरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अभी तक लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 11 तक कंप्लीट कर लिया है, पार्ट नंबर 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए आपको मेरी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर आ पा रही है या नहीं आ पा रही, एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ऑल राइट, क्लियर है सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 11 तक कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 12 से एक नया पार्ट स्टार्ट होगा जो कि हमें बताता है पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 का जो टाइटल है वो टाइटल है परिसीमा काल की संगणना, यानी कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसके बारे में सेक्शन 12 से लेकर 24 तक हमें इसके अंदर प्रोविजंस मिलेंगे, जिसको हम पार्ट नंबर 3 बोलते हैं। हम जानते हैं इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है या लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है वो 5 पार्टों में डिवाइड है। उसमें से हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, तीसरा पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो तीसरे पार्ट में सेक्शन 11 से लेकर इनफैक्ट सेक्शन 12 से लेकर 24 तक प्रोविजन मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहले सेक्शन 12 क्या बताता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो सेक्शन 12 सबसे पहले हम बताएगा विधिक कार्रवाइयों में समय के अपवर्जन के बारे में, यानी कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग में टाइम पीरियड लगेगा, उस टाइम पीरियड को कैसे कम्यूट किया जाएगा, कैसे उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, ऐसा हमें इसके अंदर मिलता है। तो कौन कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसको हम एक्सक्लूड करते हैं। तो सेक्शन 12 को 4 सबसेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहला सबसेक्शन बताता है कि जब कोई दावा, कोई अपील, कोई आवेदन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले वो टाइम पीरियड या वो दिन काउंट नहीं किया जाएगा जिस दिन से लिमिटेशन स्टार्ट होती है। जिस दिन से काउंटिंग स्टार्ट होती है, यानी कि जिस दिन से गणना की जानी है वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसा तो सबसेक्शन 1 बताएगा। सबसेक्शन 2 हमें बताता है 2 चीजों के बारे में कि जब कोई आदेश की अपील या पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन की जाती है तो रिवीजन के दौरान अपील या रिवीजन करने के लिए जो जिस जजमेंट की आप अपील या रिवीजन कर रहे हैं उस आदेश को जिस दिन सुनाया गया था वो दिन भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, आपके टाइम पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। मान के चलिए एक जजमेंट हुआ मेरे अगेंस्ट में 30 नवंबर या 30 अक्टूबर 2022 को, उस जजमेंट की मैं अपील करना चाहता हूं कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर अपील का जो टाइम पीरियड मेरा स्टार्ट होगा 30 अक्टूबर से नहीं होगा, जबकि आने वाली 1 तारीख से होगा, ऐसा हम याद रखेंगे। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट होगा उस दिन से काउंट किया जाएगा, जजमेंट वाला दिन काउंट नहीं किया जाएगा उस लिमिट में। दूसरी बात हमें मिलती है इसके अंदर कि उसी सबसेक्शन 2 में हमें मिलेगा कि यदि कोई आदेश की जब हम अपील कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो जिस आदेश की हम अपील एंड रिवीजन कर रहे हैं उस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी भी लगेगी। तो सर्टिफाइड कॉपी निकालने में जितना समय लगता है, चाहे वो कितना भी टाइम लगे, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 हमें बताएगा कि यदि कोई आदेश, कोई अपील, किसी डिक्री या आदेश की कोई अपील की जाती है, उसकी अपील करने में, अपील में लगे समय में वो समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जो समय उस आदेश की या डिक्री की कॉपी निकालने में, सर्टिफाइड कॉपी निकालने में लगता है। अब 2 सबसेक्शन हमें बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। तो इसमें डिफरेंस ये है, एक क्रिमिनल की बात करता है, एक सिविल की बात करता है। तो सबसेक्शन 3 सिविल की बात कर रहा है और सबसेक्शन 2 क्रिमिनल की बात कर रहा है। ऐसा आप याद रखेंगे तो ऐसा आप डिफरेंस कर पाएंगे। सबसेक्शन 4 बताएगा कि पंचाट को प्राप्त करने में जो समय पीरियड लगता है, तो पंचाट की कॉपी प्राप्त करने में जितना भी टाइम पीरियड आपको लगा सर्टिफाइड कॉपी निकालने में, वो सारा समय भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तीनों एक ही एनालॉजी पर हैं। मान चलिए एक अपील करने का टाइम पीरियड मेरे पास 30 दिन है और 30 दिन मान चलिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हमें अपील करनी है। 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गए आपके। लेकिन उसमें 30 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को जब ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर की कॉपी निकालने में मुझे 10 दिन लगे, तो 10 दिन मेरे एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। तो अब मुझे टाइम पीरियड जो मिलेगा 15 नवंबर तक नहीं मिलेगा, 25 नवंबर तक मिलेगा। 25 नवंबर तक मैं अपील कर सकता हूं, ऐसा हमें मिलता है। तो ऐसे ही ये तीनों चीजों के बारे में हमने दे रखा है। लेकिन इसके अंदर एक वर्ड यूज किया गया पंचाट। पंचाट का मीनिंग क्या होता है? पंचाट मतलब 5 तरह की चार्ट नहीं, पंचाट का मतलब होता है आर्बिट्रेटर जो होते हैं, माध्यस्थ जो होते हैं, उनके द्वारा दिए गए निर्णय को ही हम पंचाट कहते हैं। उनके द्वारा दिए गए जजमेंटों को हम पंचाट कहा जाता है। नॉर्मल कोर्ट जो जजमेंट देते हैं उसे जजमेंट निर्णय कहते हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर यानी माध्यस्थ जो जजमेंट देते हैं उन्हें हम पंचाट कहते हैं। सेक्शन 12 में एक स्पष्टीकरण भी मिलता है जो हमें बताता है
कि प्रतिलिपि प्राप्त करने के आवेदन के पूर्व यदि कोर्ट को कोई डिक्री आदेश बनाने में समय लगता है वो एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। मान चलिए कोर्ट ने आपको जजमेंट तो दे दिया ओरली, मान चलिए जजमेंट दिया 15 अक्टूबर को, लेकिन उसको बनाने में 3 दिन और लगा दिए, वो बन नहीं पाया, टाइप नहीं हो पाया, साइन नहीं हो पाए, जजमेंट सुना दिया था ओरली, लेकिन वो 3 दिन जो लगे, क्या 3 दिन एक्सक्लूड किए जाएंगे? बोलता नहीं। यदि आपने एप्लीकेशन नहीं की है, एप्लीकेशन करने से पहले जो समय लगता है कोर्ट के द्वारा बनाने में, वो समय एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन करने के बाद समय पीरियड लग रहा है तो टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड किया जाएगा, ऐसा सेक्शन 12 का कहना है। तो एक बार सभी लोग सेक्शन 12 को देखेंगे, रीड कीजिए, कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। आफ्टर दैट सेक्शन 13 पे आइए। सेक्शन 13 हमें बताता है अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन में लगे समय का अपवर्जन। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा अकिंचन क्या होता है, व्हाट इज पॉपर। तो पॉपर व्यक्ति वो होता है जो एक निर्धन व्यक्ति है, एक तरीके से हम बोले निर्धन व्यक्ति, जिसके पास अपने इनकम के कोई सोर्स नहीं है या इतनी इनकम नहीं है जो कोई कोर्ट की फीस अफोर्ड कर सके। इसके बारे में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है, जिसको हम सीपीसी बोलते हैं, उसके आदेश 33 में पूरा प्रोविजन किए गए, कौन व्यक्ति पॉपर माना जाएगा, कौन नहीं माना जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा दावे के संबंध में, यानी कि सूट के संबंध में ऑर्डर 33, और उसी व्यक्ति द्वारा जब अपील की जाती है पॉपर के रूप में तो उस दशा में ऑर्डर 44। इसका क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, मैं आपको बताता हूँ जनरल प्रोसीजर क्या होता है। जब कोई व्यक्ति पॉपर के रूप में एप्लीकेशन सूट फाइल करना चाहता है या फिर अपील करना चाहता है, तो उस में पहले कोर्ट के सामने उसे एक एप्लीकेशन करना पड़ती है। कोर्ट से बोलता है कि मैं पॉपर हूं, मुझे परमिशन दी जाए कि मैं पॉपर के रूप में एप्लीकेशन कर पाऊं, पॉपर के रूप में सूट फाइल कर सकूं या अपील कर सकूं, ऐसी एक एप्लीकेशन लगाना पड़ती है। और एप्लीकेशन में जब ये डिसाइड किया है तो सबसे पहले यही डिसाइड किया जाएगा कि एक्चुअल में ये व्यक्ति पॉपर है या नहीं है। यदि पॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में उसे फीस देना पड़ेगी, और पॉपर है तो उसको फीस देने की आवश्यकता नहीं होती, कोर्ट फीस उसकी कार्रवाई चलती है। लेकिन इसके अंदर जो बता रखा है सेक्शन 13 में बता रखा है कि यदि आपने एक एप्लीकेशन लगाई पॉपर के रूप में काम करने के लिए, पॉपर की एप्लीकेशन डिसाइड करने में मान चलिए कोर्ट ने लगा दिया 1 साल लग गया पॉपर की एप्लीकेशन डिसाइड करने में, तो उस दशा में जो 1 साल आपका निकला उसके बाद ही तो दावा आपका फाइल माना जाएगा। तो 1 साल जो निकला वो 1 साल आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ऐसा माना जाएगा आपका दावा विद इन टाइम पीरियड इंस्टीट्यूट किया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में समझें, एक दावा लगाने की जो परसीमा है, लिमिटेशन है मेरी, मान चलिए 5 साल है, मैंने 4 साल पर जाकर दावा लगाया, लेकिन मैंने अकिंचन के रूप में लगाया सद्भाव पूर्वक, और मैंने बोला कि मैं पॉपर के रूप में कार्रवाई करना चाहता हूं। उस दावे को डिसाइड करने में, उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने में कोर्ट को लग गए 2 साल। तो अब मैं दावा यदि मेरा डिसाइड होने के बाद, यानी कि जो पॉपर के रूप में एप्लीकेशन लगाई वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, तो क्या मैं दावा नया लगा सकता हूँ? या वो दावा लगाऊंगा तो वो तो एक्सक्लूड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग गलत माना जाएगा, क्योंकि अब तो मेरा 1 साल बचा हुआ था या तो 2 साल हो गए। तो वो टाइम पीरियड जितना भी उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने में हम लगाते हैं, वो टाइम पीरियड क्या होगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा काय में से, पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से, ऐसा बताता है सेक्शन 13। लेकिन वो टाइम पीरियड सद्भाव पूर्वक लगाना चाहिए, यानी कि कार्रवाई जो की हो आपने गुड फेथ में की हो, तो जानबूझकर आपने की तो आप इस रूल का फायदा नहीं ले सकते, ऐसा हमें सेक्शन 13 बताता है लिमिटेशन एक्ट का। लेकिन इसमें एक चीज और मिलेगी, मान चलिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, पॉपर के रूप में कार्रवाई करने की एप्लीकेशन रिजेक्ट करने पर क्या होगा, तो जब एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाती है तो उस दशा में एक टाइम पीरियड कोर्ट के द्वारा आपको दिया जाता है कि आप इतने समय के अंदर फीस जमा कर दीजिए। कोर्ट फीस जमा कर देंगे तो आपका दावा चलता रहेगा। तो जैसे ही आप उस टाइम पीरियड के अंदर फीस जमा कर देते हैं प्रॉपर समय के अंदर, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उस दावे में शुरुआत में जब आपने एप्लीकेशन की थी प्रॉपर के रूप में उस समय ही फीस जमा कर दी थी, ऐसे मान के कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मानकर ही कोर्ट जजमेंट देगा उसके अंदर, ये नहीं समझेगा कि बाद में आपने फीस दी है तो आपका दावा रिजेक्ट कर दिया है, नहीं, ऐसे मान के कार्रवाई की जाएगी, मान के चलिए आपने शुरू में ही फीस दे दी थी, ऐसा बोलता है सेक्शन 13। तो एक बार देख लीजिए सेक्शन 13, कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। आफ्टर दैट सेक्शन 14 निकालिए। सेक्शन 14 बोलता है बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का अपवर्जन। यदि बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक आप कोई कार्रवाई करते हैं तो आपका टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन 14 में बेसिकली 3 सबसेक्शन है। सबसे पहला सबसेक्शन बात करता है सूट के बारे में। यदि कोई सूट आप इंस्टीट्यूट करते हैं और सूट लगाने के बाद
कोर्ट को बाद में पता चलता है कि जो सूट आपने फाइल किया वो सूट को सुनने की कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है, कोर्ट के पास प्रॉपर जुरिडिक्शन था ही नहीं, तो उस आधार पर जो सूट आपने इंस्टीट्यूट किया वो सूट गलत कोर्ट में लगा, और वो टाइम पीरियड जितना भी सूट को डिसाइड करने में लगा वो सारा टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस दावे की लिमिट में से। कैसे? जैसे कि मान चलिए एक दावे को लगाने की आपको लिमिट है 3 साल, आपने एक दावा लगाया 2.5 साल पर जाके आपने इंस्टीट्यूट किया, और कोर्ट को डिसाइड करने में कोर्ट को ये मालूम चला कि दावा मुझे सुनने की अधिकारता नहीं है, 2 साल लग गए कोर्ट को। तो अब तो आपके पास 6 महीने बचे थे, 1.5 साल एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या वो 1.5 साल एक्स्ट्रा हुआ उसके बाद आप क्या नया सूट फाइल कर सकते हैं? तो ये बताता है हाँ, जितना भी टाइम पीरियड आपका उस दौरान लगा सद्भावपूर्वक कार्रवाई में, तो वो सारा टाइम पीरियड आपको दोबारा से मिलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर सकते हैं। सेकंड सबसेक्शन हमें बताएगा काय के बारे में। सेकंड सबसेक्शन बताता है आवेदन के बारे में। यदि कोई एप्लीकेशन आप करते हैं, एप्लीकेशन आपने लगाई, सद्भावपूर्वक गलत कोर्ट में लग गई, और उस कोर्ट को डिसाइड करने में टाइम पीरियड जितना भी लगेगा वो सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा उतना ही टाइम मिलेगा जितना कि आपका बचा हुआ था पहले से। ऐसा हमें इसका सबसेक्शन 2 बताता है। लेकिन सबसेक्शन 3 एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। सबसेक्शन 3 ये बात बोलता है कि एक दावा हम कोर्ट की परमिशन से वापस लेते हैं, यदि कोई दावा हम कोर्ट की परमिशन से वापस लेते हैं तो वो टाइम पीरियड जो आपका लगता है दावा में जितना भी कोर्ट को डिसाइड करने में, वो टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड नहीं किया जाता। ऐसा एक जनरल रूल है। लेकिन इंडियन लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 14 की सबसेक्शन 3 हमें ये बताती है कि यदि आप कोर्ट की परमिशन से भी दावा वापस ले रहे हैं, सूट वापस ले रहे हैं, लेकिन इस आधार पर ले रहे हैं कि कोर्ट को कोई जुरिडिक्शन नहीं था, मामले को सुनने का अधिकारता नहीं थी, इस आधार पर यदि आपने वापस लिया है तो उस दशा में आपका टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा, ऐसा बोलता है सेक्शन 14 का सबसेक्शन 3। ठीक है, इसमें एक स्पष्टीकरण दे रखा है। स्पष्टीकरण में 3 क्लॉज दे रखे हैं। सबसे पहला क्लॉज बताता है कि कार्रवाई में जिस दिन कार्रवाई की गई और जिस दिन कार्रवाई का अंतिम दिन था, यानी कि फाइनल डिसीजन जिस दिन हुआ और कार्रवाई संस्थित की गई, वो दोनों दिन एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे, वो दोनों दिन काउंट किए जाएंगे आपके लिमिटेशन में। ठीक है, तो 2 दिन काउंट होंगे, इसके बीच का समय जो होगा वो काउंट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा बताता है यदि वादी या आवेदक अपील का प्रतिरोध कर रहा हो तो कार्रवाई का आवेदन करता हुआ समझा जाएगा। इसका मतलब क्या है? मान चलिए मैंने एक दावा लगाया, मैंने बोला, मैंने सूट लगाया, कोर्ट ने पाया कि सूट प्रॉपर जुडिक्शन में था, सामने वाला डिफेंडेंट चला गया अपील में, अपील में बोलता है कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है, इस आधार पर इसको जजमेंट, इसने जो जजमेंट दिया है वो गलत दिया है, इसको रिजेक्ट किया जाए। तो उस अपील की, जो उस अपील में मैं तो एप्लीकेंट था, दावा लगाने वाला था, तो मैं जब उसमें जाऊंगा तो डिफेंडेंट बन जाऊंगा। तो मैं जब उसका प्रतिरोध कर रहा हूं कि नहीं जुरिडिक्शन में नहीं है, जुरिडिक्शन में था कोर्ट को दावा, इसलिए, तो वो टाइम पीरियड जितना उस कोर्ट में भी लगता है, अपील कोर्ट में भी लगता है, तो वो सारी कार्रवाइयां भी में लगा समय भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसा स्पष्टीकरण नंबर बी नंबर बोलता है स्पष्टीकरण का। सी नंबर बोलता है पक्षकारों के या वाद हेतुकों के कुसंयोजन भी अधिकारता में त्रुटि जैसा हेतुक माना जाएगा। इसका क्या मतलब है? कुसंयोजन क्या होता है? कुसंयोजन की हम बात करें, सिंपल सी बात है कि जब कोई, कुसंयोजन का तात्पर्य होता है कि आवश्यकता से अधिक पक्षकार आपने बना दिए, जिसको बनाया नहीं जाना चाहिए था उसका आपने पक्षकार बना दिया, तो कुसंयोजन कहलाता है। ठीक है, यानी कि मिस जॉइंडर कहलाता है। आपको जिस व्यक्ति को पक्षकार बनाना चाहिए था उस पक्षकार से ज्यादा पक्षकार आपने बना दिए, तो ऐसा माना जाएगा कुसंयोजन आपने किया। तो सेक्शन 14 हम इसके बारे में प्रोविजन करता है। आफ्टर दैट सेक्शन 15 निकालिए। सेक्शन 14 में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। आफ्टर दैट सेक्शन 15, सेक्शन 15 में बताता है कि कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन। तो कुछ अन्य मामले, इसमें 5 सब क्लॉज आपको मिलेंगे, पांचों क्लॉजेज में अलग अलग बात बोल रखी है। सबसे पहला क्लॉज बताता है व्यादेश या आदेश। व्यादेश और आदेश का मतलब क्या है? जब किसी दावे को लगाने से कोर्ट के द्वारा कोई आदेश या इंजंक्शन के माध्यम से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। मान चलिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप आने वाले 1 साल के लिए इस व्यक्ति के अगेंस्ट में दावा नहीं लगाएंगे, तो ऐसा यदि इंजंक्शन या आदेश कोर्ट ने दिया है तो वो आदेश में लगा समय, आदेश के माध्यम से लगा समय आपके दावे और अपील की एप्लीकेशन करने में, या दावे में और ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन, सिर्फ ये जो सेक्शन है ऑर्डर और 21 की एप्लीकेशन और दावे पर लागू होती है, उनमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसा सबसेक्शन 1 बताता है। सबसेक्शन 2 बताता है सूचना एवं पूर्व मंजूरी, पूर्व सम्मति। यदि कोई किसी दावे को लगाने में या किसी एप्लीकेशन को जो ऑर्डर 21 की है उसको करने में से पहले किसी व्यक्ति की आपको परमिशन लेना है,
किसी व्यक्ति को कोई नोटिस देना है तो नोटिस में जो समय लगा या फिर पूर्व मंजूरी, प्रायर अप्रूवल लेने में, प्रायर कंसेंट लेने में जो समय आपको लगता है वो सारा समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आपके पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से। जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपको दावा लगाना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी, हम बताता है कि यदि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपको दावा लगाना है तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ऐसी कंडीशन में आपको टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ऐसा बताता है सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2। इसके और भी एग्जांपल मिलते हैं, सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 121A ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1963, उसमें भी 2 मंथ का नोटिस देना होता है। तो ये नोटिस देने की जो टाइम पीरियड है वो भी आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन मिलती है दिवालिया या परिसमापक। तो जब किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करा रहे हैं यानी कि इंसॉल्वेंट घोषित करा रहे हैं तो उसके द्वारा जो रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, अंतरिम रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, तो उस पर उसके अगेंस्ट में भी दावा का टाइम पीरियड चलना स्टार्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि जो रिसीवर है उसको अपॉइंट होने से 3 महीने का समय नहीं बीत जाए। 3 महीने का समय उस रिसीवर को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति को हमने रिसीवर किसी व्यक्ति का दिवालिया का घोषित किया है यानी जिसको हम इंसॉल्वेंट घोषित कर रहे हैं, उस व्यक्ति का जब रिसीवर अपॉइंट होगा तो उसको समझने में भी तो टाइम लगेगा कि कौन कौन सी कार्रवाई इसके अगेंस्ट में की जा रही है या कौन सी कार्रवाई इसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों को समझने में जितना टाइम पीरियड लगता है वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 बताता है न्यायालयीन क्रेता। तो जब कोई व्यक्ति न्यायालय के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी का विक्रय हुआ, उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने में के बाद जितना समय उसको उसकी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने से रोका जाता है यानी कि सामने वाला जिसकी प्रॉपर्टी थी वो उस प्रॉपर्टी के जो विक्रय हुआ उसको अपास कराने के लिए एप्लीकेशन करता रहता है, कार्रवाई करता रहता है, उतना समय उसके टाइम पीरियड में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए दावा लगा सकता था, प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन कर सकता था। ऐसा बताता है सबसेक्शन 4। और सबसेक्शन 5 बताता है जितने टाइम पीरियड के लिए जो डिफेंडेंट है वो इंडिया से या इंडिया के बाहर किसी देश में रहा है तो उतने टाइम पीरियड जितना समय के लिए वो बाहर रहा है उतना समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से। तो 5 परिस्थितियां सेक्शन 15 में बताती हैं, 5 परिस्थितियों में टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो एक बार सेक्शन 15 को देख लीजिए। आफ्टर सेक्शन 16 वाद लाने का अधिकार प्रभुत्व होने पर या होने के पूर्व मृत्यु हो जाने का प्रभाव। तो जब किसी मामले में आपको जो सूट लगाने का अधिकार मिल रहा है या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर मिल रहा है या मृत्यु हो जाने के बाद मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो इसके अंदर 3 सबसेक्शन दे रखे हैं सेक्शन 16 में। सबसे पहला बात करता है प्लेंटिफ के बारे में कि जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में दावा लगाने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही मिलता है या मृत्यु होने के बाद मिलता है। अधिकार आपका तभी अराइज हो रहा है जब उसकी मृत्यु होगी। तो उस कंडीशन में आपका दावा लगाने का अधिकार कब मिले, कब स्टार्ट होगा आपके अगेंस्ट में, आपके फेवर में। तो तब तक अधिकार स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि जो मृतक है उसका विधिक प्रतिनिधि जो होता है यानी कि लीगल एलआर जो होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, वो उस दावे को करने को, उस अपील को, आवेदन को करने में सक्षम ना हो जाए। मान चलिए एक व्यक्ति की डेथ हुई, डेथ पर उसकी कोई प्रॉपर्टी के संबंध में दावा लगाने का अधिकार प्राप्त होता है उसके एलआर को, लेकिन एलआर उस समय था माइनर, 16 साल का है, तो उसके विरुद्ध टाइम पीरियड चलना तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि 2 साल और ना हो जाए यानी कि वो कैपेबल ना हो जाए। 18 साल का हो जाएगा वैसे ही उसको दावा लगाने का अधिकार मिलेगा। ऐसा पहला सबसेक्शन बताता है। सबसेक्शन 2 बताएगा डिफेंडेंट के बारे में कि यदि कोई व्यक्ति के अगेंस्ट में दावा लगाने का अधिकार तब मिलता है जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या मृत्यु होने के बाद मिलता है, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट में दावा लगाने का अधिकार तब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक कि उसके एलआर जो हैं, विधिक प्रतिनिधि जो हैं, वो उस दावे को, उनके अगेंस्ट में दावा लगाए जाने का अधिकार वो प्राप्त न कर ले, यानी कि उनके अगेंस्ट में हम दावा लगा सकते हैं, वो कैपेबल हो जाए उनके अगेंस्ट में दावा लगाने के लिए हम, यानी कि जो उसके एलआर थे वो एलआर सक्षम हो जाएं किसी भी दावे को फेस करने के लिए कि उनके अगेंस्ट में कोई दावा लगाया जाए तो उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। तब तक उनके अगेंस्ट में दावा लगाने का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा बताता है सेकंड। लेकिन इस रूल के 3 अपवाद हैं, 3 एक्सेप्शन है। सुपा के अधिकारों को लागू कराने पर ये जो सेक्शन है लागू नहीं होगी। सुपा के अधिकार क्या होते हैं? जिनको बोलते हैं राइट टू प्रीएम्पशन, अग्रक्रय अधिकार। हम जानते हैं जब एक प्रॉपर्टी 2 लोगों की हो, यानी कि जॉइंट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 2 भाइयों की प्रॉपर्टी है, उसमें से अभी बंटवारा नहीं हुआ, एक प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति बेचना चाहता है एक भाई बिना बताए, तो उसके सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, अपने जो
को पार्टनर है यानी जो भाई है उसका, उसको पहले एप्लीकेशन करके बोलना पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी मैं इतने लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, तुम खरीदना चाहते हो क्या? तो सबसे पहले अधिकार किसका है? उस व्यक्ति का है जो उसका को पार्टनर है, तो उसे बोलते हैं सुपाका अधिकार, अग्रक्रय अधिकार। तो उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होती। दूसरा, स्थावर संपत्ति के कब्जे पर, स्थावर संपत्ति के कब्जे के जो दावे होते हैं उन पर भी लागू नहीं होता। और तीसरा, आनुवांशिक पद के कब्जे के दावे हैं उस पर भी सेक्शन 16 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा याद रखेंगे। तो आज हमने सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 16 तक हमने देखा। कोई प्रश्न उसमें से देख लीजिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।